हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम बात करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या एनी अदर एग्जाम की दृष्टि से। आज हम देखेंगे नेमिंग रिएक्शन पर। कुछ नेमिंग रिएक्शन पर हम बात करेंगे आपसे, वो 1 बाय 1 करके थ्योरेटिकल रूप एंड विथ इक्वेशन के 1 बाय 1 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ। नेमिंग रिएक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। और इसके पहले आपको पता हो, मैंने आज लेक्चर अपलोड किया था आपके लिए, संकरण कैसे ज्ञात करते हैं या संकरण क्या होता है, इस प्रकार की हमने जानकारी आपको दी थी। इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी लेक्चर आपको कक्षा 12 के दे चुका हूं। और इसके पहले आपके PYQ जो नीट और जेई से लेवल से संबंधित थे, उन पर मैं बात कर चुका हूं। वो जो क्वेश्चन थे आपके, सभी के सभी क्वेश्चन को मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे चुका हूं मैं आपको MCQ के रूप में, तो उनको भी आप देखें। ठीक है, आइए आज से हम कुछ नेमिंग रिएक्शन में बात करेंगे। क्या होती है नेमिंग रिएक्शन? नाम वाली रिएक्शन। जो नेमिंग रिएक्शन मतलब है उनके नाम के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो आइए नेमिंग रिएक्शन पर फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन बात करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन हो गई हुन्स डीकर अभिक्रिया, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। 1-2 लेक्चर लेंगे हम नेमिंग रिएक्शन की। हम काफी आज एक लेक्चर नेमिंग रिएक्शन का ले रहे हैं, इसके बाद भी एक नेमिंग रिएक्शन लेंगे। जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल हम करेंगे नेमिंग रिएक्शन पर। ठीक है, नाम वाली अभिक्रियाएं हम बहुत सारी संख्या में लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है आपका हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो बच्चों हुन्स डीकर अभिक्रिया की बात करें तो हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या है, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। हुन्स डीकर अभिक्रिया कहती है क्या, हुन्स डीकर अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन से क्रिया होती है। किसकी होती है? मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण से। बनता क्या है? ब्रोमो एल्केन बनता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने कहा क्या है, तो हम कहते हैं कि मोनो, ध्यान देना आपके सामने लिख रहे हैं भाषा, कोई लिखा हुआ तो है नहीं यहाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझते भी चले जाएंगे और आप काम भी बन जाएगा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या होगी? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कर ब्रोमो एल्केन देते हैं। इस बात का ध्यान, यही कहलाती है आपकी हुन्स डीकर अभिक्रिया। जब थोड़ी थ्योरी लिखिए तो देखो वीडियो कैसी है। देखिए मैंने कहा हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या है, तो मैंने आपको बताया कि हुन्स डीकर अभिक्रिया होता क्या है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसके जो सिल्वर लवण होते हैं, सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कर ब्रोमो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं डियर? ब्रोमो एल्केन देते हैं। अब कैसे देते हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको। ब्रोमो एल्केन देते हैं, यही हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को भी जान लीजिए। जैसे मैंने कहा आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, तो मोनोकार्बोक्सिलिक कहलाते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एक कहलाएगा, मोनो का मतलब होता है एक, कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH, जिसके पास एक COOH हो वही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक में R COOH है। इसका मतलब है
सी डबल OH क्या है, मोनो कॉर्बोक्सिलिक अम्ल है। अब यहां से हाइड्रोजन परमाणु को आप अलग कर दीजिए और सिल्वर लगा दीजिए, तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण। क्या हो गया, यही कहलाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण, जो क्या करेगा, सिल्वर लवण CCl4 के उपस्थिति में। देखो ये कर दी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पाइरीन भी कहते हैं। मैथेन का पॉलीक्लोराइड है आपका, और Br2 से क्रिया कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है आपका। आपको जानते Ag जाएगा Br के पास, आन सचना AgBr हो गया, प्लस सी डबल दिखाई दे रहा है आपको, ये CO2 हो जाएगा आपको। अब देखिए ये R जाएगा इस Br के पास, देखिए RBr, इसी को बोलते हैं ब्रोमो एल्केन। मतलब नेमिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि नाम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये करेंगे ही करेंगे क्रिया, इन नेमिंग रिएक्शन होती है ब्रोमो एल्केन। जैसे और एग्जांपल देखें, R की जगह पर चलो हमने CH3 लिया और हमने CH2 लिया, एथिल ग्रुप ले लिया सपोज दैट, और हुआ क्या, सी डबल Ag, और कराई क्रिया किससे, ब्रोमीन से, फिर क्या क्या वही CCl4 के पास कराई। अब जब इससे कराई अभी क्रिया हमने, तो होगा क्या, आपको जानते हैं Ag जाएगा Br के पास, तो AgBr प्लस सी डबल O है तो CO2 प्लस ये जाएगा इसके पास, तो हो गया क्या, CH3 CH2 Br, जिसे हम बोलते हैं ब्रोमो एथेन। बताइए कोई दिक्कत, इसे ब्रोमो एथेन बोलते हैं। अगर और भी देखें, अगर R की जगह पे एथिल ग्रुप पर लगे आप मेथिल ग्रुप ही ले, तो देखो CH3 सी डबल O Ag, और ये आपकी Br2 से क्रिया, और ये CCl4 की उपस्थिति होना वही है, Ag जाएगा Br के पास, तो AgBr, सी डबल OH इसको अलग कर दिए CO2, क्या गया CH3 है Br के पास, CH3Br, CH3Br, इसे बोलते हैं ब्रोमो मैथेन। बताइए कोई दिक्कत। तो हॉन्सेटिगर अभिक्रिया मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। हॉन्सेटिगर का मतलब होता है कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण है, यदि इनकी अभिक्रिया आप ब्रोमीन से कराते हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए, जब ब्रोमीन से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, आपको जानते हैं, जब ब्रोमीन से क्रिया होगी तो आपके सामने लिखा है स्पष्ट रूप से कि ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये डीएन कहलाता है आपकी हॉन्सेटिगर अभिक्रिया। बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नोट भी कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं आपके सामने आगे। ठीक है, अब आइए, अगर नोट कर लिया हो वीडियो को पॉज करके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। लिखा वो मिटाया, मतलब मेहनत की पानी लग गया। चलिए अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, तो अगली हेडिंग होगी आपकी दूसरी अभिक्रिया के बाद कॉर्बेल अभिक्रिया। कौन सी होगी, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया। क्या होगी सर, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया होगी आपकी। कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया क्या है, तो आपको बता दें, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसका एक नाम हो सकता क्या है, आइसो साइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है। कार्बन एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कि आइसोसाइनाइड टेस्ट होता क्या है और कार्बन एमीन परीक्षण क्या होता है। तो जी आपके सामने स्पष्ट है। 2 मिनट के लिए आप रुकेंगे। थोड़ी लाइट की समस्या थी, इसलिए आप थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। अब आइए हम अपने लेक्चर पर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की समस्या रहेगी तो सभी समस्याएं आपके लिए होंगी, हमारे लिए भी होंगी। थोड़ा एडजस्ट करके आप भी पढ़िए, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिखा कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया, ये इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। देखिए
अगर आइसोसाइनेट परीक्षण पर हम बात करें तो होता क्या है, इस पर देख लीजिए। देखिए आइसोसाइनेट परीक्षण का मतलब होता क्या है कि जब प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन चाहे आपकी, एक मिनट मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा होगा, दिखाई दे रही क्या करें, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी है, अभी इन्वर्टर बैठ गया। जब प्राथमिक एमीन, आपका प्राथमिक एमीन चाहे आपका एरोमेटिक हो या आपका एलिफेटिक हो, ये बात ध्यान रखना। प्राथमिक एमीन की, मैं जो हम एमीन की बात कर रहे हैं, वो एमीन आपका चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, पर प्राइमरी एमीन होना चाहिए। तो इसलिए कहा जब प्राथमिक एमीन क्या हो, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म हुआ एल्कोहलिक की OH से क्रिया करता है, तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। तब क्या प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। यही हम लिखा है कि जब प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन आपका चाहे एरोमेटिक के रूप में हो और चाहे एलिफेटिक के रूप में, अगर उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश जिसे बोलते हैं QH से कराता है, तो आपका होता है आइसोसाइनाइड प्राप्त होंगे। आपके क्या प्राप्त होंगे, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कैसे, प्राथमिक एमीन का मतलब ही होता है कि प्राथमिक एमीन का मतलब भी यही होता है कि NH2 समूह का होना। देखिए NH2 समूह का होना ही प्राथमिक एमीन है। देखो मतलब एरोमेटिक में ले लें हम, चाहे लिख रहे हैं एरोमेटिक में लिए, देखो ये एरोमेटिक बेंजीन के रूप में CCH5 और NH2 लगाया, तो ये कहलाएगी प्राथमिक एमीन। इसका नाम होता है एनिलीन, एरोमेटिक ले लिया। अगर एलिफेटिक में लें तो ले लिया हमने C2H5 NH2, जिसे बोलते हैं एथिल एमीन। तो चाहे एरोमेटिक लीजिए एथिल, किस किस से, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश। कैसा होना चाहिए, वो भी एल्कोहलिक, क्लोरोफॉर्म, इसे भी कराएं क्लोरोफॉर्म, और किसके साथ, कास्टिक पोटाश के साथ कराई दिया। तो क्या होगा, उसने कहा आइसोसाइनाइड प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, थोड़ा समझ रखना। ये जो के होगा यहाँ के Cl को उठा लेके आएगा, तो होगा KCl, लेकिन 3 होंगे तो 3, ये के होगा Cl से उठा लेगा 3KCl, तो क्या लगेगा, 3 यहाँ लगेंगे, उसी 3 यहाँ लगेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए CCH5N देखा, और देखिए थोड़ा सा C6H5N, और यहां से उठाया C, बना लें C6H5N, C6H5N और C। अब बचा क्या, 2 HG है और 1 G, 3 और 3 6 और 3 O, सो गया 3H2। हो गया ऐसे। देखो के गया Cl उठा गया 3KCl, 3 के 3 अगर होना क्या, CCH5N और आएगा C, तो देखो C2H5N और C, C2H5N और C, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 O, हो गया क्या 3H2। इसे बोलते हैं एनिलीन आइसोसाइनाइड, और इसे बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। इसको आप लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टरबेंस तो है थोड़ा, मानता हूं आपकी। ठीक, देखिए तो मैंने आपको यही बताया कि कार्बन अमीन अभिक्रिया का मतलब क्या है। कार्बन अमीन अभिक्रिया एक प्रकार का आइसोसाइनाइड परीक्षण है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। इसमें होता क्या है कि जब भी किसी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आप
क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से कराए, लेकिन कास्टिक पोटास कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक फॉर्म होना चाहिए, ALC। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या कहा जाता है इसको, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, आइसोसाइनाइड परीक्षण बार कहलाता है, ये आप देख लीजिए। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण। दूसरी बात, इसमें या तो आप एरोमेटिक लें, तो एरोमेटिक हमने एनिलीन लिया, एलिफेटिक लें तो एलिफेट में हमने एथिलीन लिया। तो इस प्रकार आपकी दो रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो नेमिक रिएक्शन में पहली आपने देखा हुन डी कर अभिक्रिया, दूसरी आपने देखा कार्बन एमिन अभिक्रिया। अब थर्ड पर बात करेंगे हम राइमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, क्या चलेंगे हम, राइमर टीमान अभिक्रिया पर। आइए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आइए अगली अभिक्रिया होगी आपकी राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमन टीमान अभिक्रिया, राइमन टीमान अभिक्रिया दो होगी जो ये सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिल एल्डिहाइड भी हमें बना कर देगा। देखिए, सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, और क्लोरोफॉर्म की जगह पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाए तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों ध्यान, मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा कि जब फिनॉल, ध्यान देना, मैंने कहा कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ एल्कोहलिक QH के साथ क्रिया करता है, तब क्या होगा, तब सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल बनता है। इस बात रखना है। तो सीधी सीधी बात है, अगर फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से होती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड, और फिनॉल की क्रिया CCl4 और QH से होती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों पॉइंट देखो, एक बार बता दो, सपोज दैट ये फिनॉल है, सपोज दैट का ये फिनॉल ही है, अभी बेंजीन हो गया, ये फिनॉल हो गया, इसकी क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म लिया और KOH ले लिया। ठीक, होना कुछ नहीं है, के जाएगा Cl को उठाएगा, बनाएगा 3KCl। ठीक है, और ये CH है, O को लेगा और यहां जुड़ जाएगा। देखो 3 लगा दे पहले, तो 3 हो गया, दोबारा सुनना, हुआ क्या, ये के गया, Cl को उठाया, 3KCl, 3 उठाया, तो CH का करेगा, यहां से O उठाएगा और कहां जुड़ेगा, यहाँ CH O उठाएगा, जुड़ेगा कहां, यहाँ देखो, खुद देख लीजिए आप, OH है, CH गया, O उठाया और जुड़ गया। अब जब यहां जुड़ा तो हाइड्रोजन तो निकला होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने हो गए, ये हो गए, एक दो हो गए। ध्यान देना हमारी बात को, नहीं यहाँ का तो हाइड्रोजन चला गया, एक यहाँ का हाइड्रोजन और 3 है 4, और 4 का मतलब 2 जल गए। इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। दोबारा सुनो रिएक्शन को, अगर हमने क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, जी फिनॉल है, अगर हमने CHCl3 न लेकर हमने CCl4 ले लिया, वही KOH होगा, एल्कोहल, तो क्या होगा देखो, यह के जाएगा वैसे भी क्या, Cl को उठाएगा, 4KCl बनेगा,
यहाँ अच्छा लगा। अब सी जाएगा, यहाँ से ओ उठाएगा और इसकी जगह मुड़ पे जुड़ेगा। तो देखो इस प्रकार ओ एच और ये गया सी, इसी जगह। तो जब यहाँ जुड़ा तो यहाँ से एच निकला होगा, वो एच इस यहाँ से लेगा 2 ढिया ओ, तो हो गया ओ एच और 2 जल के अणु, यही करेगा। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो कहने का मतलब है यदि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आपने पढ़ी भी होगी, यदि क्लोरोफॉर्म फिनॉल और क्यूएच हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और फिनॉल के साथ साथ CCl4 इसकी जगह ए ले ले तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। इसको भी नोट कर लीजिए। ये विचार करने वाली बातें हैं, कहां पर कंपाउंड कैसे क्रिएट होगा और कहां पर कंपाउंड कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो? ये आपकी सिंपल सी अभिक्रियाएं थी जो आपको अभी आपने 3 रिएक्शन समझे। पहली होन्सडीकर, कार्बेलामिन और राइमंड टिमान। डिफरेंस क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया पर। ठीक है, अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया भी और सिंपल है। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन थी, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए बार बार कहता हूं, अच्छे ध्यान रखिए। अभिक्रिया की बात करें तो आप देखना, मैं बात करता हूं अब वोल्टेज अभिक्रिया की। ठीक, और यहीं पर बात करूंगा वोल्टेज फिटिंग की, साथ में करूंगा इनकी बात। ठीक, वोल्टेज फिटिंग की भी और वोल्टेज अभिक्रिया की। ठीक, अब ध्यान देना वोल्टेज अभिक्रिया होती क्या है, तो आपको पता है यह एल्केन बनाने का एक मेथड होता है। जब आपको एल्केन बनाना हो तो वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा आप बना सकते हैं। क्या होता है आपको पता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर एल्केन देते हैं। सुनना, दोबारा कहता हूं, मैं कहता हूं, दोबारा कहता हूं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर, मैंने कहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। इस बात को बताना, इसी को बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ये बताना, मैंने कहा इन द प्रेजेंट ऑफ ड्राई, देखिए ड्राई ईथर और एल्किल हैलाइड के कितने मोल? 2 मोल, तो 2 लिख लिया। किसके साथ जाएगा? सोडियम धातु के साथ। कुछ नहीं होना, क्या जाएगा? एल्केन, एन जाएगा एक्स के साथ तो NaX बनेगा। अब 2 R बचे तो सिंगल बॉन्ड R, यहाँ तो एक एक्स था 2 लगा दिया, 2 Na हो गया, 2 रह, यही हमें कहलाएगा एल्केन। क्या कहलाएगा? एल्केन। अगर आप R की जगह पर मेथाइल ग्रुप लेते हैं तो देखो CH3 और ये Cl, तो मेथिल या मेथाइल क्लोराइड, और देखिए सोडियम धातु लिया हमने, उसी होने क्या Na जाएगा Cl के पास तो NaCl, लेकिन लेना है 2 अणु तो 2 लेंगे। अब बचे क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथेन। देखो कितना क्लोरीन? 2, तो 2 सोडियम 2। बताइए कोई दिक्कत हो? तो ये आपकी थी वोल्टेज अभिक्रिया। अगर आप वोल्टेज फिटिंग जाए तो वोल्टेज तो आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड वाला सिस्टम चलेगा। फिटिंग से आप जान लेंगे क्या? एरोमेटिक, मतलब इसमें एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, 2 काम चलते हैं इसमें। वोल्टेज फिटिंग में होता है एक, मतलब प्रक्रिया होगी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा काम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा काम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने, शुष्क उपस्थिति में एक एलिफेटिक व एक एरोमेटिक यौगिक
एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया करते हैं, इस बात ध्यान करते हैं। फिर क्या हुई है आपको देख लीजिए, यहां पर ओनली वोल्टेज था तो केवल एलिफेटिक कंपाउंड ने क्रिया करी एल्केन ने, और यहाँ वोल्टेज के साथ साथ फिटिंग सब लगा। अच्छा, इसको फिट करना है हमें, और फिटिंग करेंगे तो एक एरोमेटिक हैलाइड कंपाउंड चलता है। देखिए, एक एलिफेटिक लिया हमने आर एक्स, एरोमेटिक लिया हमने ए आर एक्स, मतलब ये एरोमेटिक हो गया। किसी क्रिया कराई सोडियम धातु से कराई, वो देख रहे ए एक्स एक्स एन ए एक्स, तो बना क्या ए आर आर बना। एग्जाम्पल बताए, आर की जगह लिया आपका CH3 लिया आपने CL, ए आर की जगह बेंजीन है आपकी, और क्या लगा Cl लगा दिया प्लस Na, तो NaCl और Cl यहाँ दो थे तो दो लगा दे पहले, तो दो लग जाएंगे। ऐसे एक ClCl तो 2NaCl और 2Na तो यहाँ लगेगा। बताइए, अभी बेंजीन है जो उठ के चले एक मुड़ी पर, तो देखो देखिए ACl Na के साथ क्या NaCl, और ये बेंजीन से लगा, इसे बोलते हैं टॉल्यून। क्या बोलते हैं? टॉल्यून, हिंदी वर्ड लिखते हैं टॉल्यून। बस है, तो ये आपके वोल्टेज अभिक्रिया लिखिए या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, तो दोनों रिलेटिव हैं, बस वोल्टेज अभिक्रिया जो होगी वो आप देखते हैं वो ओनली हैलाइड की दो लेगा, और फिटिंग जो अभिक्रिया होगी, जो फिटिंग अभिक्रिया होगी वो क्या होगा, ओनली एक एल्केन और एक एरोमेटिक लेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक अभिक्रिया होती है ओनली फिटिंग अभिक्रिया, उस पर थोड़ी सी बात करने रहे, और एक फ्रैंकलाइन, दो अभिक्रिया पर बात करेंगे अभी हम। देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं इन तीनों को एक साथ लेकर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए तीनों में तुलना करके मैं दोबारा बताऊंगा। मैं पहले दो अभिक्रिया और बता दूं आपको, फिर यहीं पर लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। देखिए पहले एक बार देख लो, मैं वीडियो अभी गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ठीक है, आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने कहा फिटिंग अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। अभी आपने क्या देखा, आप फिटिंग के साथ साथ देखेंगे हम एक फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, कौन देखेंगे? फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन है, इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज टाइप करवाऊंगा और फिर लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया की बात करें, फिटिंग अभिक्रिया क्या है? सिंपल सा फंडा होगा, वोल्टेज अभिक्रिया थी कि दो एल्केन हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग आया तो एक एल्केन हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड, अब फिटिंग के लिए बढ़ आ गई तो दोनों के दोनों, अर्थात 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड के, एरोमेटिक हैलाइड 2 मोल क्या करेंगे? एरोमेटिक हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं, इसका ये पहचान होती है। तो आप खुद देखिए, मैंने कहा कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होगा, 2 मोल के चलेंगे एरोमेटिक के और 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे Na से। देखो कैसे करेंगे, आप खुद देख लीजिए। एरोमेटिक है तो देखो हमने बेंजीन के रूप में ले रहा हूं, 2 एरोमेटिक, ये बेंजीन है, 2 मोल लेना है तो 2 एरोमेटिक मतलब एक्स ले लिया, किससे क्रिया करेंगे? Na से, तो NaX जाएगा तो NaX, लेकिन X कितना है? 2 2 है तो 2, अब 2 डी बेंजीन बची तो किस प्रकार हो जाएगा, देखो 1 2, इसे बोलते हैं डाई फेनिल। क्या बोलते हैं इसे? डाई फेनिल। अगर सिंपल फॉर्म में लिखना तो लिख लीजिए C6H5, या Cl लिखना तो लिख लीजिए Na लिख लीजिए, अथवा की बात करता और लगा दी बीच में। ठीक है, Na अगर Cl लेगा तो NaCl, अब 2 डी बनेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, 2 लगा दीजिए, 2 लगाएंगे 2 लगाएंगे, 2 Na लगाएंगे 2 लगाएंगे, इसे बोलते हैं डाई फेनिल,
डाइफिनल या बाइफिनल, कुछ भी कह दीजिए। ये फिटिंग अभिक्रिया होती है। और फ्रैंकलैंड क्या होता है आपको जानते हैं, जिंक धातु की क्रिया होती है, अर्थात जिंक धातु क्रिया करते हैं। देखो दोबारा लिखता हूं मैंने कि जब इसका उल्टी थी पता चलेगा कि सब अब की थ्योरी लिखवाई, इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई, गड़बड़ हो जाए कुछ। देखना मैंने कहा जब दो मोल एल्किल हैलाइड, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर क्या हुई है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करती है तो एल्केन बनता है। इस बात करेंगे। मैंने कहा कि जब 2 मोल एल्केलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति, सोडियम नहीं, यहां थोड़ी गलती हो गई, जिंक से क्रिया करती है तो एल्केन बनते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में सोडियम धातु क्रिया करेगा एल्केलाइड से, फ्रैंकलैंड में जिंक धातु क्रिया करेगा। दोनों में ध्यान देना। देखिए 2 मोल एल्केलाइड की जगह 2 मोल एल्केलाइड किससे क्रिया करेगा, जिंक धातु से। तो जिंक अगर एक्स को ले गया वो बना लेगा Zn(X2), क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो Zn वो बना लेगा R सिंगल वन R, इसी को बोलते हैं एल्केन। एग्जांपल देखिए आज ले लिया आपने C2H5 ले सकते, यहाँ ले लिया Br 2 लगाया, इसे आपको जानते हैं क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। और के लिए जिंक धातु, तो जिंक अगर Br बनाएगा और Zn Br2 बनेगा, और बनेगा क्या C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर इसको ऐसे लिखा तो लिख दो C कितने हो 4 C4 5 5 C4H5, इसे बोलते हैं हम ब्यूटेन। बताइए समझ में। तो आप खुद ध्यान देना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं कैसी कैसी दी जाती हैं और कहाँ कहाँ उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपने खुद जाना। अब मैं इन दोनों में कुछ वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में, फिटिंग अभिक्रिया के बारे में और वोल्टेज फिटिंग तीनों में डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। आइए क्योंकि यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको ये सभी के सभी नेमिंग रिएक्शन जो 6 से 7 समथिंग हमने आपको की हैं उस पर हम ध्यान देंगे। थोड़ा आप तक लिख लीजिए जब तक। आइए बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्या करें। आइए अब मैंने बात की क्या, हम थोड़ी बात करें सबसे पहले वोल्टेज। वोल्टेज में क्या होता है हम बात करेंगे। वोल्टेज फिटिंग में क्या होता है, ठीक। और हम बात करेंगे ओनली फिटिंग में क्या होता है। अगर कभी भी वोल्टेज अभिक्रिया का है, दो तीनों प्रक्रिया हुई है, ड्राई ईथर, तीनों में हुई क्या, ड्राई ईथर, तीनों प्रक्रिया हुई है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या है, शुष्क ईथर। तीनों में हुई हुआ वोल्टेज हो, जब वोल्टेज फिटिंग हो ओनली फिटिंग हो। और साथ साथ में क्या हुआ, इसमें भी सोडियम लेंगे और यहां भी सोडियम की बात होगी और यहां भी सोडियम की बात होगी। वोल्टेज हो या वोल्टेज फिटिंग हो या ओनली फिटिंग हो, तीनों में ड्राई ईथर चलेगा, अर्थात शुष्क ईथर चलेगा। और तीनों में सोडियम चलेगा, सोडियम चलेगा। बात समझ आई। वोल्टेज चलेगा और सोडियम चलेगा, ड्राई ईथर होगा और सोडियम चलेगा। अब डिफरेंस ओनली वोल्टेज हो तो 2 एल्किल हो गए हैलाइड के, और वोल्टेज फिटिंग हो तो 1 एल्किल हैलाइड। और देखो तो नीचे लिख रहा हूं इसको थोड़ा, ठीक है, ओनली फिटिंग है। और एक वोल्टेज फिटिंग का हो 1 एल्किल हैलाइड और 1 एरोमेटिक हैलाइड, ठीक। और ओनली फिटिंग की बात करें हम, ओनली फिटिंग की, तो इसमें दोनों के दोनों एरोमेटिक हैलाइड। बताइए वोल्टेज हो चाहे वोल्टेज फिटिंग हो, ओनली फिटिंग हो, तीनों में सोडियम शुष्क ईथर। बात वोल्टेज होगी तो 2 एल्किल हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग होगी तो 1 एल्किल हैलाइड 1 एरोमेटिक। फिटिंग बढ़ आ गया तो दोनों अलग। ओनली फिटिंग हो तो दोनों के दोनों एरोमेटिक।
क्लियर? दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे आपके? एरोमेटिक। ठीक है, अब क्या होना फिर क्या हुई, एन जाएगा एक्स के पास तो एन एक्स बनाएगा। ठीक है, दो एक्स में दो लग जाएगा, दो है तो दो लग जाएंगे और बचेगा आर सिंगल वन आर एल के बना। यहाँ का होगा दोनों के दोनों जी इसके साथ जाएगा, दो और लेकर तो टू एन एक्स होगा और ए आर एक्स बनेगा और यह भी जाएगा एन के साथ है तो ये भी एन एक्स बनाएगा और दो एल है तो एल सिंगल वन एल डाई एल बन जाता है। पास है, तो आप खुद देखिए आपके लिए मैंने आज ये नेमिंग रिएक्शन आपको करवाए। आप बताइए कैसी आपको लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे आज की ये नेमिंग रिएक्शन आपके लिए जो हमने प्रयास किया अच्छे समझाने के लिए वो आपकी कंप्लीट हुई होंगी। आपको जो की समस्या हुई हो या यदि समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें, जिससे हम नेक्स्ट फिर इसका, जैसे कि आप देख लीजिए हम कह सकते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है नेमिंग रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा भी लेक्चर लेके आएंगे नेमिंग रिएक्शन का, तीसरा भी लेके आएंगे, चौथा भी, जितना भी पॉसिबल होगा, जितनी जितनी नेमिंग रिएक्शन है उनको हम कंप्लीट करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। और आपको भी प्रयास यही करना है कि नेमिंग रिएक्शन को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कोई समस्या हो तो अब हम बताएंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, मैं हेमेंद्र प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे और नेमिंग रिएक्शन पर हम चल रहे थे, जिनमें से नेमिंग रिएक्शन में हमने आपको एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आज आप देखिए नेमिंग रिएक्शन H02। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं नेमिंग रिएक्शन पर। जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं आप जानते हो, ये नाम वाली अभिक्रियाएं जो वास्तविक में ही अगर ऐसे कोई फंडा बनता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है केवल उसी के अकॉर्डिंग होती हैं, उन्हीं को हम नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन में हम आपको होन्स-डिगर अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, बोटज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बोटज फिटिंग अभिक्रिया एंड फिटिंग अभिक्रिया, इन रिएक्शनों को हम आपको काफी हद तक कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बुबलोंग ऑप्शन से स्टार्टिंग करेंगे और दिन प्रतिदिन प्रयास यही रहेगा कि ये आप आज आपका पार्ट सेकंड है, अब हम थर्ड भी लेके आए फिर फोर्थ लेके आए, मतलब ये पूरा का पूरा नेमिंग रिएक्शन एक कंप्लीट पोर्शन हो, मेरा ऐसी इच्छा है आपके लिए। वीडियो फर्स्ट पार्ट अपलोड भी हो चुका होगा, आप उस फर्स्ट पार्ट को अवश्य देख लें। अपलोड हो चुका ही नहीं, हो गया है, तो आप उसको देखिए जाकर और फिर इस वीडियो को देखेंगे अवश्य। चलिए, यहां हेडिंग है आपकी बुबलोंग ऑप्शन। तो डियर आपको बता दूं, बुबलोंग जो ऑप्शन है यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का ऑप्शन होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कि यह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल बनाती है। टर्शियरी बनाएगा, प्राइमरी बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, ये दो एल्कोहल आपको बना के देती है। अर्थात बनता कैसे, उसमें होता क्या है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर, देखो मैंने कहा कि जब लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपको नोट भी करना होगा, जब एल्डिहाइड कॉमा कीटोन एवं एस्टर, जब एल्डिहाइड कीटोन एवं एस्टर तीनों चीजें, एथेनॉल, कैसे, एथेनॉल व सोडियम, एथेनॉल व सोडियम से अपचित होकर क्रमशः, अगर एल्डिहाइड अपचित होगा
तो देगा ये प्राथमिक, और कीटोन अपचेत होगा तो देगा ये द्वितीयक, और एस्टर अपचेत होगा तो ये देगा क्या, एवं प्राथमिक, द्वितीयक एवं प्राथमिक। प्राथमिक एल्कोहल देता है, इस बात को ध्यान है। मैंने क्या कहा, बुबलॉन्ग अपचयन होता क्या है कि जब एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर एथिल अल्कोहल और सोडियम के द्वारा अपचित होता है तो एल्डिहाइड अपचित होकर प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन अपचित होकर सेकेंडरी अल्कोहल एंड एस्टर अपचित होकर प्राइमरी अल्कोहल ही देता है। यही हम लिखा प्राथमिक, द्वितीयक एवं प्राथमिक अल्कोहल देता है। इसी को हम बुबलॉन्ग अपचयन कहते हैं। हमेशा ध्यान देना, बुबलॉन्ग अपचयन का नियम यही है कि यह अभिक्रिया कौन करता है, इसमें अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड, इसमें भी करता है कीटोन, इसमें भी करता है एस्टर। किसके द्वारा, एथेनॉल और सोडियम धातु के द्वारा। तो चलिए हम कराएं रिएक्शन को। तो एल्डिहाइड का मतलब देखिए, लिखा RCHO, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ऐसे अपचयन होना, अपचयन के द्वारा होना सोडियम, वो क्या कहता है एथेनॉल, मतलब C2H5OH, एथेनॉल आयुर्वेदिक नेम उसका, देखो हो गया। अब वो कहता है कीटोन, तो R ऐसा लिख रहा हूं मैं, ऐसा लिख दू C++OR, ये क्या आपका कीटोन, और इसका भी अपचयन होना कैसे, सोडियम एंड एथिल अल्कोहल। एस्टर RCOOR, इसका भी क्या होना है, अपचयन, सोडियम और एथिल अल्कोहल। ठीक, ये आपका क्या होगा, एस्टर। यही तो बात हुई अभी आपकी, ये क्या करेगा आपका एस्टर। तो उन्होंने कहा कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और एस्टर हो, इनमें तीन चीजें हैं, ये अपचयित होंगी सोडियम एथिल अल्कोहल, सोडियम एथिल अल्कोहल के द्वारा। थोड़ा एक बार देखना, वीडियो सही नहीं है, एक बार जी देव ध्यान देना। देखिए इस पर दिखाई दे रही मुझे आज फीलिंग ठीक है। तो अपचयित होना है तो होगा क्या कि सोडियम इस एल्कोहल से क्रिया करेगा, सोडियम इस एल्कोहल से क्रिया करेगा, तो आपको पता है ये वाला H देगा हमें, तो ये आ गया आपका H, तो सपोज क्या आएगा, AH आ गया। सोडियम इससे क्रिया करेगा तो क्या देगा हमें, H, सोडियम इससे क्रिया क्या देगा हमें, H। ठीक, कुछ नहीं होना, अब करना है एक H आप इसको दीजिए, एक H इसको दीजिए, हो गया RCH2OH। इसे बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब है प्राथमिक एल्कोहल। एक H इसके पास गया, एक H गया, कितने H गए, दो H गए ना, तो क्या लगाएंगे हम, 2 कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो इसी प्रकार यहां होगा, एक H जाएगा इसके पास और एक H जाएगा इसके पास, देखो हो गया क्या, R ऐसा लिख रहा हूं, R ऐसा करते इसको, C के पास गया तो CH, O के पास गया तो OH, इसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कितना H लिए, 2, लगा देंगे 2, कोई दिक्कत। प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ऐसे ही इसमें हो क्या, कुछ नहीं होना, आपका ये ROR जो है इधर से लेगा तो बना दिया R-OH, एल्कोहल भी बना। अब देखो, अब ये H क्या करे, इसको भी H देगा, और यह H क्या करे, इसको भी H देगा, तो हो गया RCH2। देखो इसको दिया तो हो गया OH, इसे बोलेंगे हम प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, एक आपका कहलाया एल्कोहल बनाने की एक विधि भी कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल निर्माण की एक विधि है आपकी। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल निर्माण की एक क्या है आपकी विधि है। अब कुछ नहीं करना है, बार बार कहता हूं, प्राइमरी जो एल्कोहल होता है इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CH2OH। सेकेंडरी एल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है CHOH, और टर्सरी एल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है COH। इस बात का बताना है, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। कोई दिक्कत तो समझ में आए, इसे बोलते हैं बुबलॉन्ग अपचयन। लेकिन यहां ध्यान देना, H कितने लिए, इसको दिया 1 2, एक इसको दिया 2, इसको दिया 3 और 1 4, तो टोटल संख्या में H कितनी हुई, 4। वो आप बैलेंस तो कर सकते हैं, कक्षा 12 में आ चुके बच्चों, बैलेंस करना हम क्लास 10th में सीख लेते हैं। बताइए कोई दिक्कत है,
नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कर लिया हो तो चलिए आगे बात करते हैं। आइए, अगर हम आगे बात करें तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं। देखिए, बुबलोंग अपचन के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी चलेगी एस्टरीकरण, जो सबसे सिंपल अभिक्रिया है, हाई स्कूल लेवल से भी आप सीख के आते हैं। देखिए यह हेडिंग होगी आपकी सेकंड पार्ट में, एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण क्या है इस पर आप जोर देंगे, विचार करेंगे, समझेंगे आप। ठीक है, एस्टरीकरण होता क्या है? एस्टरीकरण इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस मेथड से हम एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टरीकरण विधि में क्या करते हैं? हम एस्टर का निर्माण करते हैं, इसलिए कहा जाता है एस्टरीकरण। कैसे होता है? किसी भी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में कोई अल्कोहल कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्रिया करता है तो वह एस्टर देता है और जल का एक अणु निकाल देता है, इसे बोलते हैं एस्टरीकरण। मैंने कहा किसी निर्जलीय कारक, कोई भी निर्जलीय कारक ले लीजिए, मैं ले रहा हूं क्या निर्जलीय कारक, मैंने लिया सांद्र H2SO। मैंने कहा किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, कोई भी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में क्या होगा? क्या होना है? अल्कोहल कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्रिया कर, किसी निर्जलीय कारक या सांद्र H2SO की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्रिया कर क्या करता है भैया? कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्रिया करेगा, कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्रिया कर एस्टर बनाता है और जल का एक अणु निकाल देता है, इसे ही एस्टरीकरण कहा जाता है। इस बात को पता देना है। तो एस्टरीकरण का मतलब होता है, एस्टरीकरण इसलिए कहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एस्टर बनता है और होता क्या है कि सांद्र SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्जिलिक एसिड से होती है तो एस्टर बनता है। देखिए किसी सांद्र H2SO की उपस्थिति, तो देखो लिख दिया हमने, सांद्र H2SO पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थिति में अल्कोहल करेगा क्रिया तो कार्बोक्जिलिक करेगा, तो कार्बोक्जिलिक लिया RCOOH, इसे बोलते हैं हम कार्बोक्जिलिक एसिड। एंड टू कम रिएक्ट किससे होना है? अल्कोहल से, तो R-OH ले लिया, जिससे दिक्कत ना हो। ये आपका क्या होगा? अल्कोहल। ठीक, होना क्या कुछ नहीं, आप खुद जानते हो, अच्छे से पढ़े भी हो। ये हमारा इधर से जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह, इधर से जाता है H, तो जल का मॉलिक्यूल से निकाल दिया इसने, बताइए कोई दिक्कत? OH H गया, अब जोड़ दीजिए RCOOR-, इसी को बोलते हैं डियर एस्टर। क्या बोलते हैं डियर? एस्टर। और एस्टर बनने के कारण इसे कहा जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्लियर? अगर और भी जानना है तो आज की जगह पर आप लिख लीजिए मेथाइल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से। ठीक है, और इधर ले लिया हमने एथाइल अल्कोहल, भिन्न ले लिया कोई समूह, आप खुद जानते हैं JOH, इधर का H, पानी निकाल दिया और बचा CH3COO एंड C2H5।
इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। चाहे एथिल एसीटेट बने, अगर एथिल अल्कोहल लिया तो एथिल एसिड बनेगा, मैथिल अल्कोहल लिया तो मैथिल एसिड बनेगा। चाहे एथिल एसीटेट हो चाहे मैथिल एसिड हो, दोनों के दोनों आपके क्या है? दोनों के दोनों आपके एस्टर हैं। क्या है? दोनों के दोनों एस्टर। तो ये कहलाती है आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया। बताइए बच्चों, समझ में आई? समझ में आई? तो ये आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसको भी नोट कर लीजिए आप। क्लियर है वीडियो? कोई दिक्कत नहीं है। जहां समस्या हो या आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में उसी अभिक्रिया का नाम लिख के दोबारा बस कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बिंदास रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं भी आपसे कहता हूं जब आप साथ दोगे तभी कुछ होगा। तो आपने देखा एस्टरीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अलग करते हैं इसको। देखिए आपको बच्चों विहाइड्रोजनीकरण जितनी अभिक्रिया होगी सभी अभिक्रिया में आपकी कराऊंगा, जिससे आप कोई भी बोर्ड एग्जाम देते हो या कोई भी मेडिकल से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हो और इन रिएक्शनों को आप देखते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ साथ की। ठीक है, कुछ लेक्चर इसी चैनल पर ऐसे अपलोड किए हैं मैंने जहां आप बुक की आवश्यकता नहीं है, अगर बस एक बार देख कर लीजिए। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, फिर जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, समझ में? बहुत ऐसे। आइए आप इतनी होने के बाद आगे पॉइंट की बात हम करें, आगे बात करें तो ध्यान देना, ये बना थोड़ा। आगे हम भी हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। हेलो, आइए अब हम बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण पर। देखिए विहाइड्रोजनीकरण पर अगर विहाइड्रोजनीकरण कराएं तो विहाइड्रोजनीकरण जो होगा यह एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। एक होते को बार बार कहता हूं, एक होता है विहाइड्रोजनीकरण, एक होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। मैं कह रहा हूं विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन यहां विहाइड्रोजनीकरण किसकी बात होगी? यहां बात होगी बच्चों एल्कोहल की। बात किसकी होगी बच्चों? एल्कोहल की। ठीक, तो विहाइड्रोजनीकरण बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। क्या होना है विहाइड्रोजनीकरण में? इस अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें किसी भी एल्कोहल की वाष्प लो, चाहे वो एल्कोहल आपका प्राथमिक हो, चाहे वो एल्कोहल आपका द्वितीयक हो, और चाहे एल्कोहल आपका तृतीयक हो। मैंने क्या कहा? एल्कोहल की वाष्प को हम कॉपर धातु की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए इसे विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, दोबारा कहता हूं विहाइड्रोजनीकरण, इसके बाद एक और होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, लेकिन हम आज बात करता हूं विहाइड्रोजनीकरण पर। ठीक है, उनकी बात करो मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का नियम, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, सेल्फ-जेफ नियम एंड विलोपन अभिक्रिया टाइप में। इन 4-5 लेक्चर मतलब इनकी अभिक्रियाओं को भी इकट्ठा लेके आऊंगा, बस देखते रहिए आप। विहाइड्रोजनीकरण की बात हो रही है आपकी। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण में करना क्या है उसको थोड़ा देखिए। मैंने कहा कि जब एल्कोहल की वाष्प को, मैंने कहा जब एल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु अर्थात सीयू धातु की, कॉपर धातु की उपस्थिति में, मैंने कहा जब एल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब मैंने कहा जब एल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब H2 निकलती है। हम कैसे पता चलेगा कि विहाइड्रोजनीकरण है? तो पता चलेगा कॉपर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस दिखाए
तो उसमें बी हाइड्रोजन करना है क्योंकि H2 गैस निकली है। अब एल्कोहल की बात करना है तो एल्कोहल हम कई प्रकार के लेते हैं, प्राथमिक भी लेते हैं, द्वितीयक भी लेते हैं एंड तृतीयक। तीनों एल्कोहल की बात करता हूं मैं। प्राथमिक एल्कोहल को कहते हैं जिनका सामान्य सूत्र CH2OH हो और यहां पर लगा दिया एल्किल ग्रुप, ये प्राथमिक। द्वितीयक का जिनका सामान्य सूत्र CHOH हो, ये द्वितीयक है। और जिनका सामान्य सूत्र COH हो, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनका क्या कराना है आपको जानते हैं। इनका कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए आपको अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या देखिए। वी हाइड्रोजनीकरण बता रहा हूं, वो भी किसका, एल्कोहल का। खुद देखते हैं होना क्या है, कुछ नहीं, एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। देखिए यहां मैं देखो ना, देखो तो क्वेश्चन देखना, ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह। तो ये क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, क्रिया समूह जो कार्बन हुआ अल्फा कार्बन। तो ये एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन जी वाला और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और H2 देंगे। अब क्या बचा देखिए, RCHO क्या बना, एल्डिहाइड बना, नहीं बना। ऐसा ही एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में करेंगे हाइड्रोजन है। क्या बचा, RRC डबल बॉन्ड, क्या बना, कीटोन। बस समझे। इसी को यहां देखो, यहां क्या होगा, एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। आप देखो बच्चों, क्रियात्मक जो अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो होता क्या है, जब क्रिया तृतीयक एल्कोहल में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे इसके बाद जस्ट था, इसके बाद जस्ट था, इसके बाद यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। और जब क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण ना होकर निर्जलीकरण हो जाता है। अर्थात यही OH पूरा का पूरा इधर से क्या करता है, H लेता है। आपका सर यहाँ तो H है ही नहीं। अरे सर आप ऐसा कर लीजिए, पूरा कंपाउंड ले लीजिए, कैसा, CH3 और CH3। आप तो आगे सुना OH क्या H, तो बना लिया H2O। क्या बचा, CH3। यहाँ का जो बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड था ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड से हो जाएगा CH2। ये क्या चलेगा, तो CH2 बचना, बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इससे बनना क्या बना, एल्कीन बना। ये पर क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन। ब्यूटिलीन बन गया, आइसोब्यूटिलीन बन गया आपका। तो ऐसा क्यों हुआ, आप खुद स्टार पॉइंट में कॉपी रखना कि तृतीयक एल्कोहल में, स्टार पॉइंट बार कह रहा हूं, स्टार पॉइंट डालना कि तृतीयक एल्कोहल में, स्टार पॉइंट लगाइए, बार कह रहा हूं, तृतीयक एल्कोहल में अल्फा कार्बन नहीं उपस्थित है, इसलिए इसका विहाइड्रोजनीकरण न होकर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, ये आपका होगा विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण हो गया हो तो इसको नोट करिए और आगे आप देखने का प्रयास कीजिए। अब हम बात करेंगे विहाइड्रोजनीकरण के बाद विलियम संश्लेषण अभिक्रिया पर। आप जानते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है। यह अभिक्रिया जो हो है आपकी, यह ईथर बनाने की एक विधि है। ईथर बनाने का एक विधि है, ईथर बनाने की एक क्या है, विधि है। इस बात को आप ध्यान देना। देखिए क्या देखा मैंने कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया भी है विलियम संश्लेषण। तो विलियम संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। इंपोर्टेंट तो हर एक चीज होती है, क्योंकि पढ़ना तो हमें
हर चीज को बड़ी ध्यान पूर्वक है समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया पर। ध्यान रखना विलियम संश्लेषण का, तो मैं बताने पहले भी कहा जब मिटा रहा था कि विलियम संश्लेषण एक ऐसी विधि है जो ईथर को बनाती है। मतलब हम कह सकते हैं यह ईथर बनाने की, यह ईथर बनाने की सामान्य विधि है, नॉर्मल सी विधि मानते हैं। होता क्या है, इस विधि में आपको बता दें, इस मेथड के द्वारा आप चाहे सरल और चाहे मिश्रित दोनों प्रकार की बनाते हैं। इस विधि से, इस विधि में सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जाते हैं। इस बात में, क्योंकि ईथर टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, लेसन पढ़ाया है ईथर पूरा टॉपिक, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सब कुछ हमने ईथर का आपने पढ़ाया। वहां भी आपको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बताई थी, तब भी हमने ये बात की थी कि ईथर होता क्या है, ईथर कितने प्रकार का होता है, सरल ईथर क्या है, मिश्रित ईथर क्या है, सममित ईथर कौन से होते हैं, असममित ईथर कौन से होते हैं, इन बात की हमें जानकारी दी है। तो आप तो देखो, अब तो हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेमिंग रिएक्शन पर ही बात करेंगे बच्चों। तो आप सोचो नहीं सर अभी यहाँ सरल ईथर बता दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा है कि यह ईथर बनाने की एक सामान्य विधि है। इस विधि में हम सरल हो और मिश्रित दोनों प्रकार के हम ईथर आपके सामने बना सकते हैं। होता क्या है कि आपको बता दें इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जब एल्किल हैलाइड, मैंने कहा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तब जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तब ईथर बनते हैं। क्या होता है तब? ईथर बनते हैं। तो मैंने कहा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तब क्या होता है? ईथर बनती है। देखो कैसे, एल्किल हैलाइड का मतलब है RX, एल्किल हैलाइड है। इसके लिए सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्किल के संग है ऑक्सीजन, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्किल के संग है ऑक्सीजन, एल्किल के संग है ऑक्सीजन एल्कोक्साइड होगा क्या? देखो ये आपका ये Na और ये X बना दिया आपका इसमें, और बनेगा क्या? ROR, इसे बोलते हैं हम ईथर। बताइए कोई दिक्कत? एग्जाम्पल भी आपको समझा दूं, R की जगह पर आप ले लीजिए C2H5 ले लीजिए, और चाहे CH3 ले लीजिए, X आपका Cl ले लीजिए, चाहे दिया ले लीजिए, और ये NaO, और इधर भी आप C2H5 लेना तो ले लीजिए, तो आपका क्या होगा? NaCl और बना C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक, और भी आप देख सकते हैं, R जगह पर आप ले लीजिए CH3, वो C2H5 ले लीजिए, और जो Br लगा दिया, और Na जाके था O, इधर जगह CH3, तो क्या होना? फिर क्या हुई है? NaBr होगा क्या? C2H5 OCH3, इसे बोलेंगे एथिल मैथिल, और O को बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो आप खुद देखिए, यहां पर जो ईथर बना वो बना डाई एथिल ईथर, यहां जो ईथर बना वो एथिल मैथिल ईथर बना। इस ईथर को बोलेंगे हम सरल ईथर, इसको बोलेंगे मिश्रित ईथर। क्यों? क्योंकि यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, तो ये कहलाएगा सरल ईथर या सामान्य ईथर या सममित ईथर। और यहाँ पर C2H5 तो यहाँ CH3, दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं, इसे बोलते हैं मिश्रित ईथर। मतलब ईथर कहता है कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयुक्ताएं अलग अलग समूह जुड़ी हों तो मिश्रित, और एक ही समूह जुड़ी हो तो सममित। तो ये आपके दोनों है। ये आपका कहलाएगा, आपका नाम लिखना लिख लीजिए एथिल वो सोडियम एथॉक्साइड, और सोडियम एथॉक्साइड लिख लीजिए, सोडियम एथॉक्साइड,
सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक बच्चों, तो जी होगी आपकी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम दो अभिक्रियाओं पर और बात करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे वीडियो को ही स्टॉप करेंगे। दो अभिक्रियाओं में आपका जितना टाइम लगेगा हम पूरा समय लेंगे आपसे। देखिए अभी तो समय है हमारे पास, क्योंकि समय हमारे पास होनी चाहिए। नहीं आपके साथ मेरे पास भी, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा आपका लेक्चर। देखिए आगे लेक्चर ध्यान देना। आगे जो लेक्चर की बात करें वो आगे देखें, तो यहां सबसे पहले देखिए रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन और इसके बाद हम बात करेंगे स्टीफन अभिक्रिया। तो बच्चे स्टीफन अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन के बारे में बात करें हम, तो दोनों के दोनों आपके एल्डिहाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बनाती है। देखिए होगा क्या, इसमें होता क्या है कि इसकी पहचान है पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, और इसकी यहां पर क्रिया करता है अम्ल क्लोराइड। देखिए मैंने कहा कि जब पैलेडियम अर्थात पीडी उत्प्रेरक व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जब पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट, आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि बेरियम सल्फेट यहां क्यों लिया गया है, क्या आवश्यकता थी, ना लेती बेरियम सल्फेट तो भी रिएक्शन बन पाएगी, तब भी होती है रिएक्शन, लेकिन लिया क्यों गया है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा जब पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड जिसे बोलते हैं RCOCl का, जब पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन मतलब H2 अपचयन कराते हैं, तब क्या बनता है, तब एल्डिहाइड बनता है। इस बात जान लीजिए क्या बनेगा एल्डिहाइड। तो हमें देना, मैंने कहा स्टीफन अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन में हो क्या रहा है कि पैलेडियम उत्प्रेरक होगा और बेरियम सल्फेट यहां पर उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। अब बेरियम सल्फेट लेने की क्या आवश्यकता थी वो आपको रिएक्शन समझाऊंगा। मैंने कहा देखिए ये आपका पीडी और ये लिया हमने बेरियम सल्फेट अर्थात BaSO4, आमले क्लोराइड मतलब RCOCl, ठीक, और यहां लिया H2, होना कुछ नहीं है, ये H जाएगा इस तरफ पे Cl बनेगा तो होगा HCl, वो बना गया R, एक H बचा तो एक H लग जाएगा C के साथ तो होगा RCHO, इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड। अब डियर बताऊं, ये तो रिएक्शन सिंपल सी है। एग्जांपल देखिए, R एग्जांपल ले लिया आप CH3 बना दिया COCl, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, और क्या हो गया आपका ये H2, फिर क्या होगी PD और बेरियम सल्फेट, क्या होना कुछ नहीं, H जाएगा Cl के पास, लीजिए H से बन गया। अब एक H बचा तो C को दे दो तो क्या CH3 CHO, इसी का बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपकी कहलाती है रोजेनमुंड अपचयन। एक कहलाती क्या है बच्चों, रोजेनमुंड अपचयन। देख लीजिए आप यहां पर आप देखते हैं कि हमने पैलेडियम उत्प्रेरक के साथ साथ बेरियम सल्फेट भी लिया, BaSO4 लिया। ऐसा क्यों किया हमने, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा हमने क्यों किया, बेरियम सल्फेट लेने की क्या आवश्यकता हमें पड़ी। तो आपको बता दें बेरियम सल्फेट सपोज दैट, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और लिख भी लीजिए, मैंने कहा कि सपोज दैट बेरियम सल्फेट ना होता तो पता है बच्चों होता क्या, अगर यहां पर एक मिनट रुकना, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ चुकी थी इसलिए। तो मैंने कहा कि सपोज दैट यहां बेरियम सल्फेट ना होता
तब हम रिएक्शन किस दिशा की ओर बढ़ता। क्या आवश्यकता पड़ी बेरियम सल्फेट लेने की। अगर सपोज दैट पैलेडियम होता तब भी रिएक्शन होनी सर, एच जाएगा सीएल बनाएगा, लेकिन बेरियम सल्फेट कारण यह है कि अगर BaSO4 ना होता तो रिएक्शन यहां नहीं रुकती, अभी रिएक्शन आगे होती, रिएक्शन एल्डिहाइड बना के नहीं रुकती, रिएक्शन आगे होती। रिएक्शन आगे होने का मतलब है यह एक बार और H2 से क्रिया करता और इधर भी H देता और इधर भी, वो बन जाता RCH2OH। क्या बन जाता? RCH2OH। रिएक्शन एक बार और होती, रिएक्शन यहां ना रुकती, एक H इसको देता एक इसको देता तो जाता CH3CH2OH। अर्थात देखिए OH बनता, CHO ना बनता फिर OH बनता, अर्थात बेरियम सल्फेट ना होता तो यहां पर एल्डिहाइड ना बन के एल्कोहल बनता। इसलिए रोजेनबॉन्ड ऑक्सीजन में पैलेडियम के साथ साथ बेरियम सल्फेट भी लिया जाता है। बात समझ में? पैलेडियम के साथ साथ बेरियम सल्फेट लेने का कारण है कि रिएक्शन केवल एल्डिहाइड ही बनाए, ना कि आगे कोई रिएक्शन बनाते हैं, आगे एल्कोहल ना बनाए। तो ये होती है आपकी रोजेनबॉन्ड ऑक्सीजन। बताइए समझ में आ गई? तो रोजेनबॉन्ड ऑक्सीजन में बेरियम सल्फेट क्यों लिया हमने आपको स्पष्ट रूप से समझाया। अब हम लास्ट रिएक्शन बात करेंगे, फिर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए स्टीफन अभिक्रिया पर बात करते हैं। नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो को पॉज कर लें, फिर देख लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि आप कितना धीमे लिख रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, मैं थोड़ी आपके पास बैठा हूं। आइए स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया है क्या, या क्या कहलाती स्टीफन अभिक्रिया? अभी आपने देखा रोजेनबॉन्ड ऑक्सीजन, उसी प्रकार आप देखेंगे आप स्टीफन अभिक्रिया। तो रोजेनबॉन्ड ऑक्सीजन हो या स्टीफन अभिक्रिया हो, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में कॉमन चीज यही है कि यह अभिक्रिया एल्डिहाइड ही बनाती है। स्टीफन अभिक्रिया में होता क्या है, मैंने कहा कि जब एल्किल साइनाइड अर्थात एल्किल साइनाइड Cl, जब एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl के साथ अपचयन कराते हैं, जब एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो एल्डिमीन, तो एल्डिमीन बनती है जिसका जलापघटन करने पर, जिसका जलापघटन करने पर एल्डिमीन बनती है, जिसका जलापघटन करने पर, आप जलापघटन करेंगे, जिसका जलापघटन करने पर एल्डिहाइड देता है। ठीक है, इस बात देना। अब क्या होगा, देखिए एल्किल साइनाइड, ये लिखा एल्किल और लिखा है साइनाइड आरसीएन का SnCl2, देखो SnCl2 और HCl। SnCl2 इसे बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, एथिन क्लोराइड। SnCl2 इससे क्रिया करेगा तो हमें H देगा, क्या देगा H, और H देगा तो क्या होगा, एक H इधर जाएगा एक इधर जाएगा, हो गया RCHNH। इसी को बोलते हैं डीएन, ये मध्यवर्ती कंपाउंड है, इसे बोलते हैं एल्डिमीन। और एल्डिमीन का हम क्या कराएंगे, जलापघटन, जिसका देखो एल्डिमीन बनती है जिसका जलापघटन करने पर, करिए कुछ है तो NH है जो आपका, इधर से H लेगा वो बना देगा अमोनिया, बनेगा RCH, बन गया एल्डिहाइड, बना एल्डिहाइड। देखो R जब लिए CH3 और ले लिया Cl, कितना H लिए, 2 लिए तो लगा दीजिए, फिर H लिए, फिर क्या हुई SnCl2 वही HCl, क्या होगा, एक H इसको देगा एक H इसको देगा, हो गया CH3CHNH। अब फिर क्या करें जल्दी, कैसे पता, NH जाएगा H क्रिया NH3, ऑक्सीजन बचा चीज जोड़ दी CH3CHO, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। आप ध्यान देना, एक स्टार पर आवश्यक लगा लीजिए अच्छे से कि रोजेन मोन्ड ऑक्सीजन हुआ
स्टीफन अभिक्रिया दोनों के दोनों कीटोन नहीं बनाती। ये कभी भी अगर क्वेश्चन आया कि भैया कीटोन बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, तो आप बता देना कि स्टीफन अभिक्रिया हो या रोजेनमुंड अपचयन हो, दोनों की दोनों कीटोन नहीं बनाती, केवल एल्डिहाइड बनाती हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को, जब भी NH दिखाई दे, यहां तो कहा था कि जिसका जलावकरण करना है, जलावकरण कहे ना कहे, अगर जब भी किसी कंपाउंड में NH दिखाई दे, जब भी NH दिखाई दे, तो हमेशा वो जल मांगता है। हमेशा वो क्या मांगता है? जल मांगता है। जब भी NH हो तो जल मांगता है। ये आपकी रिएक्शन थी। तो हमने देखो कौन करवा दिया आपके, सबसे पहले बू ब्लॉक ऑप्शन कराया, एस्टरीकरण कराया, बू ब्लॉक ऑप्शन कराया, एस्टरीकरण कराया, विहाइड्रोजनीकरण कराया और विलियम संश्लेषण कराया और रोजेनमुंड अपचयन और स्टीफन अभिक्रिया। इन 6-7 रिएक्शन हमने इस लेक्चर में ली और इस 6-7 रिएक्शन इसके पहले के लेक्चर में ली थी। सेकेंड लेक्चर है आपका, बार बार कह रहा हूं, इस सेकेंड लेक्चर है बच्चों। इसके पहले एक लेक्चर में हमने आपकी काफी रिएक्शन करवा दी। 6-7 और बाकी 6-7 कम से कम 13-14 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। इसीलिए कृपया कर इन रिएक्शन को लिखिए और एक नोट बना लीजिए जिसमें सभी नेमिंग रिएक्शन होंगे। बार बार कह रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले लेक्चर मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सी प्यारी सी एक चैनल पर। बच्चों आज बात करें हम आपसे, तो जैसा कि आपको पता भी है कि हम नेमिंग रिएक्शन पर बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। काफी हद तक हमारी नेमिंग रिएक्शन हो भी चुकी थी और आज हम फिर पुनः कुछ नेमिंग रिएक्शन पर बात करेंगे। ठीक बच्चों, आज हम एक बार फिर आपसे काफी संख्या में नेमिंग रिएक्शन में बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारी है क्या, नेमिंग रिएक्शन, और ये पार्ट कौन सा है सर जी? तीसरा। अभी तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं और काफी नेमिंग रिएक्शन हमने की भी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख अवश्य ले एक बार। ठीक बच्चों, इसको देखिए। मैं बात आज नेमिंग रिएक्शन पर बात करूंगा। थोड़ी सी चर्चा अच्छे से करेंगे आज से, थोड़ी सी चर्चा अच्छे से। चलिए, जहां तक नेमिंग रिएक्शन हो चुकी थी उसके आगे हम बात करें तो रात्रि के 7:15 बज रहे हैं शाम के, और चलिए हम अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करें। तो बच्चों हमें लग रहा था कि ये जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, एल्कीन का ओजोनीकरण, हमें लग रहा है कि एल्कीन का ओजोनीकरण आपको सीखना चाहिए, इसलिए हमने ओजोनीकरण लिखा या ओजोनीकरण की रिएक्शन की इच्छा भाई हमारे आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो अगर ओजोनीकरण कराना है तो किससे कराना है? एल्कीन का। तो एल्कीन का ओजोनीकरण यदि आप देखिए तो हम कैसे एल्कीन का ओजोनीकरण कराते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम करते क्या है, एल्कीन जो हमारी है, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्डिंग। एक लिए CH डबल बॉन्ड CH। अभी कंपाउंड पूरा नहीं है, एक एल्किल ग्रुप यहां लगाया और एक एल्किल ग्रुप आपने हमें लगाया, हो गया। ठीक कराई आपकी एल्कीन, और एल्कीन की हमने क्रिया कराई ओजोन से, क्योंकि हमें ओजोनीकरण कराना है। और जब भी एल्कीन की, किसी भी एल्कीन की यदि ओजोन से क्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में होती है। तो होगा क्या कि जो ओजोन होगी आपकी बीच वाले कंपाउंड पर क्या होगी? अटैक करेगी। बीच वाले कंपाउंड पर क्या करेगी? ये ओजोन आएगी और बीच वाले कंपाउंड पर अटैक करेगी और इसको ब्रेक कर देगी। देखो RCH डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया R। O3 से जुड़ेगा, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, O हो गया। अब ऑक्सीजन यहीं पर बची, तो हो गया ऑक्सीजन। जबकि हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन जैसा लेसन हम पढ़ा रहे थे आपको, वहां भी हमने इस अभिक्रिया को सिखाया था। ठीक है, ये बनेगा ऐसे, इसे बोलते हैं हम ओजोनीकरण।
ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसे हम? ओजोनाइड। बस समझ में आई। इसी ओजोनाइड का जब हम ध्यान देना, जब इसी ओजोनाइड का हम अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ जल के द्वारा करते हैं, ओजोनाइड की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ जल के साथ करते हैं तो क्या होना है? AH2 और यह ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, गया ना? तो क्या होगा? H2O2 कंप्लीट। अब इतना पार्ट आपका अलग और इतना पार्ट आपका अलग, इतना पार्ट आपका अलग, इतना पार्ट आपका अलग। देखिए एक मिनट गया ठीक है, इतना पार्ट आपका अलग देखो हो गया RCHO और इतना पार्ट अलग तो RCHO, तो कितना होगा? 2RC बना क्या? एल्डिहाइड। बस समझ में आई। अगर ऐसा होने के बाद ही हम इसकी जगह पर CH3 ले ले, एल्किल की जगह पर CH3 ले लेंगे, देखो आर की जगह पे ले CH3 CH और डबल बॉन्ड CH और ले लिया CH3, फिर क्या हो जाएगी? ओजोन से कराएंगे क्रिया, फिर क्या CCl4 के ऊपर कहां जाएगा? अटैक करेगा। क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल से सिंगल और CH3। कोई देखो बच्चों, देखिए आप अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। हो गया? O3 है या कितना? O3 3, तो एक 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 और एक बनाना। देखो इसका नाम क्या होगा? मैथ एट प्रोब्यूट, देखना हो जाएगा ब्यूटीन 2। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। ये होगा क्या? ओजोनाइड। इसे बोलेंगे ब्यूटीन ओजोनाइड, ब्यूटीन ओजोनाइड। अब क्या करते हैं आपको पता है? जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन। होगा कैसे? देखो ये आपका H2 आया 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 आया, एक गया गया, बना ना H2O2 कंप्लीट। अब देखो इतना पार्ट ये अलग और इतना पार्ट ये अलग, इतना पार्ट ये अलग, इतना पार्ट ये अलग, कंप्लीट पोजीशन CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO अर्थात 2 CH3। इसे क्या बोलते बच्चों? एसिटल्डिहाइड। देखो समझ में आई? बोलो हाँ, है ना? अगर बच्चों अब इस H को हटा दें यहां से और इसकी जगह पर BCH3 ले लें, H को रिमूव कर दें और CH3 ले लें, देखो कैसा होगा। देखो एक CH3 था, इस H को डाला C, एक CH3 था ही पहले से भी और एक CH3 और लगा ली और डबल बॉन्ड जाएंगे तो C, एक CH3 और ले ली और एक CH3 ले ली। हो गया ना? हो गया। अब देखो अब क्या करना? ओजोन से क्रिया दी है, किससे क्रिया? कैसे होगी? CCl4 से। देखो करा क्या होना? अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, अटैक करेगा डबल बॉन्ड से, अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, गया तो तोड़ देगा C, सिंगल बॉन्ड C आ जाएगा। अब बॉन्डिंग बचा उसका, देखो CH3 CH3 और CH3 CH3। अब बैलेंस, अब देखो बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक एक 3 हो गया ना? ब्यूटीन ये भी आपके मैथ एट 1 2 3 4, तो क्या होगा? 1 2 3 4 मतलब 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ये भी ओजोनाइड। अब इसी अभिक्रिया जिंक से और जल के द्वारा करा दीजिए। ध्यान से समझो बच्चों, पर ये आराम से समझ में आएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है। ये गया ये गया ये गया, बना देना H2O2 बनाए। तीसरा पार्ट चल रहा है नेमिंग का, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। देखो इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट, तो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 अर्थात एसीटोन बन रहा है। अर्थात लिख सकते हैं 2 CH3 CO CH3 अर्थात एसीटोन। क्या बन गया आपका? एसीटोन। बताइए देखकर, तो ये हमारी थी। इसलिए क्या होगा? इसका नाम नहीं करते तो 1 2 3 और 4, दूसरे पर दूसरे पर तीसरे पर तो 2,3 डाइमेथिल और क्या हो जाए? ब्यूटीन। 4 काउंट ब्यूटीन। तो देखो देखकर क्लियर है ना? देखो
इतना सिंपल फन तो एक बार लिख लीजिए अच्छे से, इसकी शॉट ले लीजिए, थोड़ा देख लो वीडियो ठीक आ रही नहीं आ रही, पता चला मेहनत करता रहूं आई नहीं। बच्चों तो ये क्लियर है, ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आइए आगे बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपका, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगली अभिक्रिया देख लीजिए, ठीक है, कोई भी देख लेंगे, चलो नोट कर लिया। अब देखिए हेलो फॉर्म अभिक्रिया, जबकि मैं पीछे भी करवा चुका हूं लेकिन अच्छे से फिर बात देख लीजिए, देखिए आइए है डालता हूं, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो आपको बता दें, हेलो फॉर्म अभिक्रिया वे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास COCH3 समूह होता है, ठीक है। अर्थात मैं लिखूंगा क्या कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें COCH3 समूह होता है तो वे Cl2 या I2, तो वे Cl2 या I2, तो वे क्या करें Cl2 अथवा I2 हुआ तनु NaOH से क्रिया कर हेलो फॉर्म बनाते हैं। हेलो फॉर्म का कहते हैं, हेलो फॉर्म का मतलब है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब हेलो फॉर्म है। मतलब सी जाता है कि जिनके पास COCH3 समूह हो, जिनके पास क्या हो COCH3 समूह हो, वही क्या करते हैं आपको हेलो फॉर्म करिए। कब देंगे? जब ये तनु NaOH या क्लोरीन आयोडीन से क्रिया करेंगे तो हमें हेलो फॉर्म बना के देते। जैसे तो बना के दे रहा हूं, ये देखा हमने CH3CHO। आपको सर जी इसमें कहा COCH3 समूह तो है ना, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 था और यहां लगा दिया H, ये क्या CH3CHO CH3CHO वो जो लिखा है, ठीक है। एसिड वाली क्रिया कराना है क्लोरीन और तनु NaOH से, क्लोरोफॉर्म भी तनु NaOH से आप क्रिया कराएंगे। कुछ नहीं होना है, ये जाएगा पहले तो जाएगा NaCl बना लेगा और C जाती है इसके पास तो बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। और बनेगा क्या आपका HCOONA बनता है इसमें, और क्या बनता है Na है और Cl है तो NaCl बनेगा आपका, ठीक है। और क्या बनता है पानी, ठीक। इसे बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। देखो क्या है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, हो गया। ये लगाए 34 और 33, पूरा रिएक्शन फुल कंप्लीट है। जिस प्रकार आपको समझाई गई थी एक अभिक्रिया 46-55 की, इसी प्रकार आप देख लीजिए, ले लीजिए CH3 COCH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। अगर आप ये अपने क्लोरीन ली, चाहे तो आप आयोडीन ले लीजिए NaOH, आप यहाँ भी क्लोरीन ले सकते हैं, यहाँ आयोडीन ले सकते हैं, यहाँ आयोडीन यहाँ क्लोरीन कुछ भी ले लीजिए तो ना क्या हुई CHI3 बन जाएगा, मतलब आयोडोफॉर्म बन जाएगा। डिग्री में है ना COCH3 समूह है, बस कम में और बनना क्या एक CH3 समूह इसमें इस तरह देखो ये तो CH3 लेने, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट। और फिर क्या होगा वही NaCl तो NaCl, अब NaCl ना NaI है और H2, ठीक। फिर क्या वही है 34 और 33, देखो 3 NaJ एक Na4 तो 4 लगाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। बताइए समझ में क्या बोलते थे हम
हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो हेलोफॉर्म हम ये कहते हैं कि वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें CO3 समूह उपस्थित होता है वे तनु NaOH या किसी भी हैलोजन समूह से क्रिया कर हेलोफॉर्म बनाते हैं, इसलिए इसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो नेमिंग रिएक्शन वाला आपने बुकलेट तैयार किया हो तो कृपया कर उन बुकलेट के ऊपर इनको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अलग 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 करते हैं हम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आगे चल के हम बात कर रहे हैं आपसे। देखिए हो गया। अब बच्चों बात करें एल्डोल संघनन। बच्चों थोड़ा डीजे बजेगा क्योंकि नवरात्रियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहीं बगल में मूर्ति स्थापित हुई है, इसलिए थोड़ा जो शोर होगा उसको आप थोड़ा गाना सुनते हुए आप चलिए। जैसे वो बंद हो गया वो चलता रहेगा। ठीक है, एल्डोल संघनन, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा दूंगा थोड़ा। ठीक है, अगर एल्डोल संघनन की बात करें, क्या है एल्डोल संघनन, उस पर आई बात तो आपको पता हमसे एल्डोल होते क्या है। तो आप देखना OH के साथ साथ CHO मिल रहा है, इस प्रकार का कंपाउंड यदि आपको मिले तो एल्डोल कहलाता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है, इसको छोड़िए कि होता क्या है कि एल्डिहाइड यदि आपस में मिल जाए तो एल्डोल हो जाता है, या कीटोन आपस में मिल जाए तब वो एल्डोल होता है। उसके लिए होना क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा था बीचों बीच OH होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल समूह, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी आपस में मिलकर एल्डोल बना लेता है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड आपस में मिलकर एल्डोल बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। जब भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। ध्यान देना, समझाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा कि वे एल्डिहाइड व कीटोन, जैसे लिखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में, मैंने कहा एल्डिहाइड व कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में क्रमशः, अगर एल्डिहाइड ये संगत तो करें तो क्रमशः एल्डोल हुआ, कीटोन हुआ तो डाई कीटोन एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड व कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में क्रमशः, अगर एल्डिहाइड हो रहा तो एल्डोल व कीटोन होता है डाई कीटोन, एल्कोहल बोलते हैं। अगर एल्डोल नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं डाई कीटोन, एल्डोल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, डाई कीटोन एल्कोहल एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल लिखे दे रहा हूं जिससे आपको समझ में अच्छा चलेगा। एल्कोहल बनाते हैं या एल्डोल बनाते हैं, देखो कुछ नहीं करना, उन्होंने कहा तनु क्षार की उपस्थिति का हो गया। एल्डिहाइड देखिए मैंने लिखा है आपका एल्डिहाइड CH3CHO प्लस, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड, और एक एसिटाल्डिहाइड ऑलरेडी आपने CH3CHO, लेकिन लिखने का तरीका होता है। इसलिए यहां पर 3 है, 2 कर दीजिए और एक H यहां ले लीजिए तो ये H और O जुड़ जाएंगे, OH देखो CHOH। देखिए इसे क्या बोलते हैं एल्डोल। माता हमने आपको पहले भी कहा था एल्डोल में कौन सी हाइड्रोक्सिल समूह होना चाहिए, उन्होंने हाइड्रोक्सिल समूह बनाया। ठीक है, अगर नामकरण करना है तो कैसे कर सकते हैं इसका 1 2 3 4,
जो तीसरे पर लगा हुआ H, लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के रूप में एन और CH होता है ब्यूटेनल फर्स्ट, इसका नामकरण हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अगर हम कीटोन लेते तो मटेरियल कैसा होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, और इस एक एसीटोन हमने इस प्रकार लिया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। लेने का तरीका होगा, मैंने आपको पहले भी कहा, BH का होल टॉय ले लीजिए यहां पर क्षार के रूप में, कुछ नहीं करना है, एक एच यहां से हटाइए इंटू H कर दीजिए, तो H और O बन गया क्या OH। देखो CH3 C डबल बॉन्ड है, ऐसा था O था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, अर्थात ऐसा लग दीजिए इंटू OH, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, हो गया ना जी OH। अब क्या बचा CH2 से डबल बॉन्ड हो CH, बस हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे डाई कीटोन एल्कोहल, दो कीटोन, एक कीटोन कॉपी है, एक कीटोन एल्कोहल, और बीच में हमें लगता है एल्कोहल ग्रुप में, इसे बोलते हैं डाई कीटोन एल्कोहल। बात समझ में आई हमारी आपको? ठीक है, अगर नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 और ये 4 कार्बन पर ही है। अब चाहे ऐसे जाइए तो चाहे ऐसे जाइए, तो चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, 4 एंड 5, तो एंड 5 कार्बन, 4 कार्बन 4 कार्बन मैथिल, 4 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल, ये तो 4 मैथिल, 4 कार्बन मैथिल, 4 मैथिल और 4 हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोक्सी, और कितना कार्बन 1 2 3 4 और 5, पेंट एन और सी है तो नॉन पेंटेनॉन, कितना नंबर का 2 का। ये आपका कहलाता है एल्डोल संघनन। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्डोल संघनन। बताइए कोई दिक्कत हो तो एल्डोल संघनन आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, एल्डोल संघनन होता क्या है वो हमने आपको समझ बताया कि जब एल्डिहाइड और कीटोन यदि आपस में मिल जाए तो एल्डोल बनाते हैं। अगर आप पहचानने की क्या तरीका है एल्डोल का, तो बीचों बीच हाइड्रोक्सिल समूह को आप देखेंगे इस प्रकार, वो एल्डोल कहलाएगा आपका। एल्डिहाइड के साथ है तो एल्डोल और कीटोन के साथ है तो डाइकीटोन एल्कोहल वाला एल्डोल कहलाएगा आपका। और यदि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन यदि आपस में मिल जाए तो उसे हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। पीछे भी हमने एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी एल्डोल संघनन को बहुत ज्यादा विस्तार में लिया है हमने, वहां पर भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, आशा करते हैं हम आपके। अब आइए टी-शंकु अभिक्रिया, सभी की सभी अभिक्रियाएं आपकी इकट्ठी करवाने दे रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी जितनी भी किताबों में होती हैं सबको एकत्र करके मैं आपके सामने तीसरे लेक्चर में फिर लेकर आया हूं। ऐसे ही तीसरे और चौथा, पांचवा, छठवां और 2-3 लेक्चर और लगेंगे और सभी के सभी 2 होंगे, इसके बाद लेक्चर इतने ही होंगे और सभी आपको इक्वेशन कंप्लीट कर जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन, फिर एक आपका इसका 1 शॉट वीडियो आपको दे दिया जाएगा जिससे आप अच्छे देख सको। ठीक है, आइए इसके बाद हेडर डालते हैं हम टी-शंकु अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं हम? टी-शंकु अभिक्रिया। अगर टी-शंकु अभिक्रिया के बारे में करें तो ध्यान देना, मैंने कहा कि जब AlCl3 की उपस्थिति में, जब AlCl3 की उपस्थिति में, क्या मैंने कहा? टी-शंकु अभिक्रिया कहती है कि जब AlCl3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड के 2 मोल, जब AlCl3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड के 2 मोल एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के द्वारा संघनित होते हैं, तब जब AlCl3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड के 2 मोल एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के द्वारा संघनित होते हैं तब एस्टर बनाते हैं।
एस्टर बनाते हैं। बात समझ आ गई? मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति रहेगी और एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड के द्वारा हो रही है, तो उस स्थिति में आपका एस्टर प्राप्त दिखाई दे। कभी भी रिएक्शन में आपको इतना फंडा दिखाई दे, Al की उपस्थिति दिखाई दे, इस प्रकार बीच में लिख रहा हूं मैं, AlCl3 की उपस्थिति दिखाई दे आपको, और ये एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड, एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड O मेथॉक्साइड है C2H1। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती तो होल तरह ए एस्टर एल्डिहाइड के दो अणु है RCHO, दो अणु। एक लगेगा आपका एल्डिहाइड। ठीक, होना क्या है क्वेश्चन आपको जानते हैं, RCOO देखो होगा नहीं होगा, एक 2C है तो लगा CH2R, दो RCOOCH2R दिखला लीजिए, कितना है? दो R, दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन है, 2C तो एक 2C, 2O तो 2O, इसी को बोलते हैं एस्टर। अगर ऐसा नहीं तो आज आप ले लीजिए, आप CH3 करो, ले लीजिए CH3, इसे बोलते हैं एसिड, इसे क्या बोलते हैं? एसिड एल्डिहाइड। और फिर क्या हो है AlCl3 की उपस्थिति एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होने के कारण होल थ्राई लग जाता है, कुछ करना थोड़ी है, CH3 C डबल लिख लीजिए और बस यहाँ C2H5, अर्थात CH2 था ही और एक CH3 यहाँ पर, एक और CH3 ले लिया। ठीक है, इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है, CH3 था या CH3 क्रिया, दो CH3 थे, एक CH3 और CH2 आ गया था। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी टी-सेंको अभिक्रिया। अब बताइए समझ में आई? मतलब टी-सेंको अभिक्रिया क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत हुई है। अभी टाइम हो गया आपके पढ़ते पढ़ते, कितना समय? 25 मिनट हो चुके हैं वीडियो को। चलिए आगे हम बात करते हैं सिमेट अभिक्रिया पर। ठीक है, और इसके बाद करेंगे HBZ अभिक्रिया पर, इस पर HBZ। ठीक है, ले लिया? आ जाओ, चलिए बच्चों बात कर ले हम सिमेट अभिक्रिया पर। सिमेट अभिक्रिया ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है, मैं लिखता हूं सिमेट अभिक्रिया कुछ नहीं होती है, आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कि सान H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कर एमीन देता है, इसे सिमेट अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए मैंने कहा नीले से लिखा हूं, क्वेश्चन कहता है सांद्र H2SO4 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल सूत्र होता है N3H से क्रिया कर एमीन बनाता है। ठीक है, ये आपकी कहलाती है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया मतलब ये होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति होनी चाहिए और N3H की उपस्थिति, वो N3H की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से होनी चाहिए। देखो ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सुना N3H किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, कुछ नहीं होना है आपका, इस C डबल O हो गया आपका CO2। ठीक, और N कितने हैं, 3, तो बचेंगे कितने, 2।
एक N3 से N2 निकालिए, आपके बचा R और एक N बचा तो M और एक H और एक H हो गया NH, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर एमीन हो गया तो आप दिए R जगह ले लीजिए CH3 COH और कर लीजिए N3H। ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेट H2SO, C+O है अलग कर लीजिए, CO2 N3 है बनाया N2, बचा CH3 तो ले लिया CH3। अब एक N ये है, एक N बचा और दो H तो क्या NH, इसे बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, अगर R की जगह पर आप CH3 लें तो आप ले लीजिए C2H5 और कर दीजिए COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और इधर N3H, इसको आप करते हैं प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे कि अब जी का है ये जो एसिटिक अम्ल था ये प्रोपेनिक अम्ल हो जाएगा, प्रोपोनिक अम्ल N3H आप कर सकते हो अभिक्रिया, उसको करिए भी, नोट कीजिए इसको भी आप। और नोट कर लेने के बाद एक लास्ट अभिक्रिया बात करेंगे हम, अच्छे से नोट कर लीजिए आप पहले इसको। ठीक है, ठीक है, लास्ट अभिक्रिया देखेंगे आप आज के लेक्चर के लिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ डालिए मैंने HBZ, मतलब इसका बोलते हैं हेल होल हार्ड जेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति था ना, वही अभिक्रिया है हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। आपको बता दें, पहली बात नोट कर लीजिए इस बात को कि जो HBZ अभिक्रिया है यह आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में मिलती है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर HBZ अभिक्रिया आपको मिलेगी तो है केवल COOH समूह में मिलेगी। पहले नोट कर लीजिए इस बात को, HBZ की विशेषता यही है कि HBZ कौन कौन प्राप्त कर पाता है, जिनके पास COOH हो वही मिलते हैं। लेकिन COOH कैसा हो, उस COOH हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जिनके पास COOH हो वह HBZ बना सकते हैं, लेकिन किस प्रकार का COOH हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अर्थात जो HBZ जो अभिक्रिया होती है वो अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिक या अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रिएक्शन बनाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी विशेषता बताए, इसका गुण बताया कि कैसे अभिक्रिया होती है। हम लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ी सरलता से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं, हैलोजनीकृत किए जाते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ी सरलता से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया पहले भी, क्योंकि अल्फा कार्बन परमाणु पर संलग्न, मतलब लगा, संलग्न हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के द्वारा या हैलोजनों के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर लिखता हूं कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश व हैलोजन वाहक जैसे क्लोरीन ब्रोमीन द्वारा होती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया,
तो मैंने कहा हेल्बोलहार HBZ अभिक्रिया आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए तो कैसे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वे हैलोजन और सूर्य के प्रकाश के द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जो आपके सामने रहा। मैंने लिखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ी सरलता से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन परमाणु पर संलग्न हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे अब ये लिखा RCH2COOH, इसके भी हम क्लोरीन से हो रहा है शब्द H न्यू, सूर्य का क्या होना है, ये क्रियात्मक समूह है। इसके बाद जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, मैं आपको बता चुका हूं क्रियात्मक समूह है। इसके बाद जो कार्बन अल्फा कार्बन क्या होना है, ये कार्बन क्लोरीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा, HCl बनेगा RCH, HCl और इस COOH, कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्रियात्मक समूह है, तो फिर अल्फा कार्बन, फिर हाइड्रोजन है, अर्थात अभिक्रिया फिर होगी, अर्थात फिर क्लोरीन जाएगी, उसे H नहीं हुआ, यही क्लोरीन जाएगी इस H के पास, बना लेगा HCl। देख लीजिए आप, मुझे कुछ नहीं करना, AROC, Cl पहले से थी और COOH पहले से था, और ये आपका HCl होगा ना। तो इस प्रकार अभी होते, अगर ऐसा ना है तो आज मतलब हम CH3 लिया और लिया हमने CH3 ही ले लिया और लगा दिया COOH, करा दिया हमने क्लोरीन से क्रिया H, कुछ करना थोड़ी आप, कुछ नहीं। क्रियात्मक समूह और ये अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह और बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला बीटा, बीटा बगल वाला गामा होता है, तो जाएगा क्लोरीन, इधर से H लेगा तो बनाएगा H, और CH3 था तो हो जाएगा CH2 और COH, ये क्लोरीन हो जाएगी, चाहे जहां लगाई, चलो मैंने यहां लगा दी Cl, ठीक है। आगे फिर क्लोरीन से फिर H नहीं, तो फिर क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन, ठीक। तो Cl पहले से था और इधर CH, इधर को Cl लगा दिया, ठीक। और फिर रिएक्शन कराई, क्योंकि H नहीं हो क्लोरीन के साथ, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह फिर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जब तक अल्फा हाइड्रोजन जब तक होगा तब तक रिएक्शन कराएंगे, अर्थात HCl COOH Cl, बस में गए। अब रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसी रिएक्शन यहीं तक पूर्ण होगी, क्योंकि क्रिया तब तक होगी जब तक अल्फा हाइड्रोजन था। अल्फा हाइड्रोजन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट, अल्फा हाइड्रोजन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट। इसमें एक क्लोरीन लगी, इसको वो क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसमें एक क्लोरीन तो मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, या दो क्लोरीन है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। या तीन क्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो, बताइए समझ में आ गई ना। तो अभिक्रिया मैंने कहा HBZ अभिक्रिया में कि अभिक्रिया तब तक होगी जब तक अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जब तक था तब तक रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट। बताइए यही समझ में, बोलो बाकी वाली लाल की जय। बताइए बच्चों, ये HBZ अभिक्रिया थी। मैं HBZ अभिक्रिया को आपको 2 बार समझा चुका हूं, इसके पहले भी आपको HBZ अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी थी, मैं दोबारा HBZ अभिक्रिया लेके आया हूं, ठीक बच्चों। अच्छे से नोट कीजिए, मिलते हैं हम आपसे फिर के पुनः एक नेमिंग रिएक्शन पर लेक्चर 4 लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।